उसके बाद देखिएगा कि ये प्रॉपर्टी 3 है, ये वाली, फिर प्रॉपर्टी 4, 5, 6, तो ये मैं पूरा लास्ट तक आपसे डिस्कस कर चुका था। और उसके बाद ये पेज नंबर 20 था। पेज नंबर 20 के बाद जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे उसमें फिर आ जाता है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21, तो इसमें एग्जांपल 26, एग्जांपल 27 और शायद एग्जांपल नंबर 28, ये 3 एग्जांपल्स मैंने करा दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 29 है। एग्जांपल नंबर 29, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो ये बताइए, मुझे क्वेश्चन लिखने की जरूरत है या लिख दूं? सही सही बता देना, नोट करा है कि नहीं करा? तो प्रिंट आउट निकाल दो। प्रिंट आउट निकाला है वो तो किसी एक बच्चे ने निकाला है, यानी कि बाकी बच्चों ने कुछ करा ही नहीं है। सर हाँ जी बताइए। सर मैंने सर प्रिंट आउट निकाल के एक अलग से फाइल बना लिया सर। ये तो बहुत अच्छा करा, बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 29 देख रहा हूँ मैं। जिन बच्चों के पास अभी वो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो तो बहुत बढ़िया, जिनके पास नहीं लिखा हुआ उनके लिए मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना। मैंने अब ये चीजें आपको सारी की सारी आज नोट करनी होंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने सिर्फ दे रखे हैं आपको, न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ तो आप लोग नोट करना। क्वेश्चन है, example number 29, if the magnitudes of two vectors, if the magnitudes of two vectors are if the magnitudes of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6 and their scalar product is 6 and their scalar product is 6, comma, then find the angle between the two vectors. Then find the angle between then find the angle between the two vectors. Then find the angle between the two vectors. देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 एंड 4, हम जनरली क्या लेते हैं, हम दो वेक्टर्स को ले लेते हैं, एक वेक्टर को लेते हैं ए वेक्टर और एक वेक्टर को ले लेते हैं बी वेक्टर। तो यहाँ पर ये हम कहेंगे लेट द टू वेक्टर्स बी ए वेक्टर and b vector. Let the two vectors be a vector and b vector. If the magnitudes of the two vectors are 3 and 4, इसका मतलब guys that जो given है वो दे रखा है a की वैल्यू 3 दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है 4 and their scalar product is 6. Scalar product क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a vector dot b vector is equal to 6. तो इतना ये जो मैंने डेटा लिखा है इतना सब कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में। इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो हम कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 6। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 6। ए कितना है 3, बी कितना है 4, ए है 3, बी है 4 और cos थीटा इज इक्वल टू 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। cos के टेबल में बताएंगे 1/2 कहाँ आता है, ठीक है 60 डिग्री। बताइए ठीक है। चलिए जी, ये एग्जांपल नंबर 29 हुआ। एग्जांपल नंबर 29 के बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 30। एग्जांपल नंबर 30, एग्जांपल 30 में देखिए क्या है,
इसमें दे रखा है द बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस। अभी क्वेश्चन का मतलब समझा दूंगा आपको, पहले नोट कर लीजिए। नोट तो खैर क्या करोगे, नोट्स में दे रखा है, आप लोगों को चीज समझ में आ जाए इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। द बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग द z एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, constrained to move along the z-axis of a coordinate system. A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F vector. Is subjected to a constant force. Is subjected to a constant force F vector. Constant force F vector given by F vector is equal to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap. Minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. Full stop. Calculate the work done by the force in displacing the body. Calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 meters along the z-axis. Through a distance of 4 meters along the z-axis. ठीक है, हम लोगों को एक चीज, अगर मैं 1 मिनट, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। देखिए, अ बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है बेटा एक चीज को लिमिट कर देना, एक चीज को फिक्स कर देना कि वो z एक्सिस के अलावा बाकी इधर उधर कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो अगर वो z एक्सिस के अलावा कहीं इधर उधर मूव नहीं करेगा, दैट मींस इसका मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। भाई z एक्सिस भी तो क्या है, z एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है। हमने कहा of a coordinate system is subjected to a constant force F vector given by this. F vector ये दे दिया। Calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 meter along the z-axis. अगर आप लोगों को 9th क्लास का थोड़ा बहुत याद हो तो वर्क डन क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो होता है, फोर्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और मैंने ये बताया आपको कि जिस भी टर्म में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन आ जाए हम उसी को वेक्टर बोलते हैं। इसीलिए एफ के ऊपर एरो का साइन लगाया गया, यानी कि एफ इज अ वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे हमसे बोला गया कि आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर इनटू एस वेक्टर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उन्होंने क्या बोला कि a body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F vector. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या है, मैंने ये बोला कि a body constrained to move along the z-axis of a coordinate system, मतलब मुझे x एक्सिस और y एक्सिस से मतलब नहीं है। फोर्स इस तरह से लगाई जा रही है कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मैंने ये बोला कि मान लीजिए ये मेरे पास z एक्सिस है, ये हमारे पास z एक्सिस है, ये ओरिजिन है और बॉडी सिर्फ z एक्सिस की डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, भी मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए बॉडी क्या है, ये कार है और ये जो है
ये सिर्फ और सिर्फ एक z एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा मैंने फोर्स लगाई इसमें F वेक्टर फोर्स लगा दिया, और फिर जब इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, यानी कि जो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट s कितना दे रखा है 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस, है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का भी यही डायरेक्शन है, तो आप देखिए f वेक्टर का और s वेक्टर का, ये जो दोनों है इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है 0 डिग्री। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो गया। एकांश क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा, वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन, तो भाई फॉर्मूला लग जाएगा W इज इक्वल टू F S cos 0 डिग्री, F S cos 0 डिग्री। ठीक है, और रीजन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है बेटा z एक्सिस के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है अलोंग द z एक्सिस, मेंशन है यहां पर क्लियर। अब आप क्या करिए, सर डिस्प्लेसमेंट 4 कैप हो जाएगा मेरी ना, बात 4k कैप। एक मेरी बात सुन, इसमें दे रखा है 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस, तो z एक्सिस के अलोंग अगर है ये डिस्प्लेसमेंट, तो x और y एक्सिस के अलोंग तो है नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि जो हमारा f वेक्टर है ये तो गिवन है मुझे माइनस आई कैप का मतलब माइनस 1 आई कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप, और फिर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये 4 मीटर है अलोंग z एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे x एक्सिस के अलोंग नहीं है यानी कि 0 आई कैप, x एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट ही तो आई कैप होता है, तो 0 आई कैप, y एक्सिस के अलोंग भी नहीं है यानी कि 0 j कैप, सिर्फ z एक्सिस के अलोंग है तो ये हो गया 4k कैप। ये बता दीजिए क्लियर है, आगे ठीक रहा? सर ये बता दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर है? सर एक बार ये बताना है, a cos वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 कैसे आया? क्योंकि z एक्सिस की डायरेक्शन में ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ और z एक्सिस की डायरेक्शन में ही जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। भाई ये और ये दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो बीच में एंगल कुछ है ही नहीं, सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री। ठीक है, ओके सर, ओके तो सर, अब मैंने बोला कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन F वेक्टर डॉट S वेक्टर, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस 1 आई कैप प्लस 2j कैप, माइनस 1 आई कैप सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा, बस 1 मिनट हो सकता है कुछ आ गया आ गया, प्लस 3k कैप डॉट 0 आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 4k कैप। आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, j वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, k वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया सर हाँ जी, दोनों के मैग्नीट्यूड को ही तो मल्टीप्लाई करना, तो कंपोनेंट फॉर्म में जरूरी थोड़ी है। हाँ वो भी कर सकते हो, अगर मान लो मैं ये वाला मेथड लगाऊं ना fs cos 0 वाला, तो आप क्या करो Yes, फोर्स sir. का मैग्नीट्यूड निकालो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, cos 0 तो हमारा 1 होता है, और तो यहाँ रूट 48 into 4 आ रहा है। हाँ जी वही तो 14 रूट 4 हो रहा है, हाँ मैग्नीट्यूड 4 आ 4 रहा है। रूट 14 आ रहा है वैसे। अरे नहीं भाई, भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा रूट 14 1 + 4 + 9 रूट 14। रूट 14 हो गया है ना, 1 + 4 + 9, हाँ रूट 14 हो गया, और ये हो गया 2, तो 2 रूट 14 ये क्या गड़बड़ हो रहा है 4 होगा सर, वो 2
वही बताता हूँ आपको जरा क्या गड़बड़ है इसमें। रहने दीजिए, फिर ये वाला फंडा रहने दीजिए। ये ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इसको रहने दीजिए, ये मत करो। यहाँ क्या दिक्कत है ये मैं आपको बताऊंगा देखकर, ठीक है। इसको छोड़िए, आप ये देखिए एफ वेक्टर सर और फोर्स तीनों वो उसमें और वो सिर्फ एक एक्सिस में, इसकी वजह से तो नहीं है? शायद कुछ ऐसा ही है, हो सकता है कुछ एंगल का मैंने गलत लिया हो, कि एंगल यहाँ पर जो 0 डिग्री लिया है शायद वो हमें लेना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। हालांकि इन्होंने बोला बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा करा गया है कि वो बॉडी सिर्फ z एक्सिस की तरफ ही मूव करेगी। तो वो तो डिस्प्लेसमेंट कंस्ट्रेंट हो रही है ना, फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में लगा देगी। फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा, शायद यही होगा, शायद यही हो सकता है। पर कुल मिलाकर हमने ये कहा कि हम अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो मेरे पास दोनों के दोनों अवेलेबल हैं, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 12 जूल आ जाएगा। बताइए जी, ये समझ में आ गया? आप एंगल वाला फंडा इसमें छोड़िए, जब मेंशन नहीं किया, एंगल वाला फंडा छोड़िए। बताइए जी, 12 जूल सबको क्लियर है? Yes. बताओ सभी को क्लियर है? अनुराग चले आगे? यस सर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 31 देखिएगा। ये फंडा क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये मैं आपको देखकर बताता हूँ। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए, ये वाली चीज छोड़ दीजिए, इसको मत सोचो, यहाँ से स्टार्ट करिए। चलिए एग्जांपल 31 देखो। 31 में देखिएगा क्या दे रखा है। 31 में है अ फोर्स ऑफ 7i कैप a force of 7i cap plus 6k cap Newton force of 7i cap plus 6k cap Newton makes a body move on a rough plane. Makes a body move on a rough plane. सर वीडियो अटक गई आपकी। Correct? आ गया? सर बहुत अटक रही है। अभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सर force- आपने आज मैथ्स का टेस्ट पेपर नहीं भेजा था? हाँ मैंने भेजा नहीं, वो मैथ्स का टेस्ट पेपर मैं बना नहीं पाया, कल भेज दूंगा आप लोगों को। देखिए, a force of 7i cap plus 6k cap Newton makes a body move on a rough plane with a velocity of with a अब वीडियो ठीक चल रही है? यस सर। Yes. With a velocity of 3j cap plus 4k cap meter per second. 3j cap plus 4k cap meter per second. Calculate the power in watt. Calculate the power